इस पूरे हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे जेल में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई किसी के भी मर्डर का ऑर्डर निकाल देता है। अरे नहीं पकड़ लेता। क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में दाऊद इब्राहिम की जगह ले रहा है? क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या मुंबई में वर्चस्व स्थापित करने के लिए हुई? क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या में सलमान खान की दोस्ती का भी कोई एंगल है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि यह हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई और हत्या की वजह बना बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की नजदीकी। ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जारी की गई है। इस पोस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है और इसमें सलमान खान का नाम भी लिखा है। लिखा है कि आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। लिखा है कि इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। इस पूरी धमकी भरी चिट्ठी में अनुज थापन का नाम लिखा हुआ है। सवाल यह है कि यह अनुज थापन कौन है और यह इस केस से कैसे जुड़ रहा है। यह जानने के लिए आपको आज से 6 महीने पहले की एक घटना को जानना जरूरी है। मुंबई में 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। उस वक्त भी फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग की तरफ से ही ली गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस केस में 32 साल के अनुज और 37 साल के सुभाष चंद्र को पंजाब से गिरफ्तार किया था। दोनों ने इस घटना के लिए हथियार मुहैया कराए थे, लेकिन अनुज थापन की क्राइम ब्रांच के लॉकअप में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दावा किया कि उसने लॉकअप के अंदर आत्महत्या की है। इसीलिए माना जा रहा है कि इसी अनुज थापन की मौत का बदला लेने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई। हालांकि बाबा सिद्दीकी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो ये सवाल भी उठ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं? क्या राजनीतिक कारणों को छुपाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम आगे किया गया है? अतिशय दुःखद आणि गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे। बाबा सिद्दीकींशी माझी स्वतःची निकटची मैत्री होती। अनेक वर्ष आम्ही सोबत काम केलं, त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही घटना घडली आहे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांनाच धक्का बसलेला आहे। आत्ता या केसमधले 2 आरोपी पकडलेले आहेत, त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। काही धागेदोरे त्यातले मिळत आहेत, काही अँगल्सही त्याच्यामध्ये लक्षात येत आहेत, पण त्या संदर्भात आत्ता लगेच बोलणं योग्य होणार नाही। आज त्यांची कस्टडी झाल्यानंतर जेवढी माहिती देता येईल तेवढ्या माहितीच्या संदर्भात पोलीस त्या ठिकाणी ब्रीफिंग करतील। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है वहाँ उनको दफनाया जाएगा। सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि कैसे जेल में बंद एक गैंगस्टर इतना ताकतवर हो गया
कि वो कहीं से भी बैठे बैठे किसी का भी मर्डर करवा दे रहा है। ऐसा लगता है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लॉरेंस बिश्नोई के आगे सरेंडर कर चुका है। वो किसी के भी मर्डर का ऑर्डर जारी कर देता है और सिस्टम बस उसका एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर करवाने में ही बिजी रहता है। इसीलिए तो ये सवाल उठ रहे हैं कि कैसे एक शख्स इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि वो जेल के अंदर बैठा बैठा किसी का भी मर्डर करवा रहा है, किसी को भी धमकियां दिलवा रहा है या घरों के बाहर गोलियां चलवा रहा है। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर पंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती की जेल में बंद है और सूत्र बता रहे हैं कि जांच एजेंसियां लॉरेंस से साबरमती जेल में ही पूछताछ की तैयारी कर रही हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले शूटर्स का दावा है कि वो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं। इसीलिए शूटरों के दावों को वेरीफाई करने के लिए जांच एजेंसियां जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती हैं। जिन 3 शूटरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो भी कोई हाई प्रोफाइल नहीं है। इन तीनों ही शूटरों की पहचान हो गई है। पहला है शिव कुमार उर्फ शिव गौतम और दूसरा है धर्मराज कश्यप। ये दोनों ही यूपी के बहराइच के गंदारा गांव के रहने वाले हैं। शिव कुमार की उम्र 20 से 22 साल बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इसी ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की सुपारी ली थी। ये फरार है। दूसरे शूटर धर्मराज कश्यप की उम्र 19 साल बताई जा रही है, जो पकड़ा गया है, अभी गिरफ्तार है। जबकि तीसरे शूटर का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है और वो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। ये भी पकड़ा गया है। तीनों का कनेक्शन लॉरेंस गैंग से बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इसकी जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में बाबा सिद्दीकी को मारने की साजिश जेल में रची गई थी। हत्या में शामिल तीनों शूटर पंजाब की जेल में मिले थे, जो अलग अलग मामलों में बंद थे। तीनों की मुलाकात एक चौथे शख्स ने करवाई थी, जो वारदात के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन वो मुंबई में ही था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी इसी चौथे शख्स ने 3 लाख रुपए में ली थी। तीनों शूटर को 50-50 हजार रुपए का एडवांस पेमेंट किया गया था, जबकि कुछ पैसा होटल में रहने और रेकी करने के साथ साथ घूमने फिरने और खाने पीने के लिए दिया गया था। बाकी पैसा चौथे सुपारी किलर को मिलना था। तीनों शूटर 2 सितंबर से कुर्ला में एक किराए के मकान में रह रहे थे। इस मकान का किराया 14,000 रुपए महीना था। तीनों ने कई बार बांद्रा स्थित खैरनगर में बाबा सिद्दीकी के दफ्तर की रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक कोई चौथा शख्स जो तीनों शूटर का हैंडलर था, वो भी आसपास ही मौजूद था। सभी एक ऑनलाइन मैसेंजर ऐप पर एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक्स स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। इस बीच बहराइच से शूटर धर्मराज के घर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गोंदारा गांव में उसके घर पर यूपी पुलिस पहुंची है। घर की जांच की जा रही है। घर वालों ने पुलिस को बताया है कि धर्मराज कुछ दिन पहले दिल्ली जाने की बात कहकर निकला था, पता नहीं कैसे मुंबई पहुंच गया। यूपी पुलिस का कहना है कि दोनों पुणे में कबाड़ का काम करते थे। बहराइच में दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। शिवा 6 साल पहले महाराष्ट्र गया था। आपका जो बेटा है वो कब गया था? 2 महीना हो गए थे।
2 महीने हो गए। तो कैसे चला गया? पुणे चला गया? हाँ, पुणे गया रहा। हाँ, पहले दफा गया। तो कोई ले गया उसको? कोई कैसे? नहीं गया, लहिए के कोई नहीं ले गया। कोई बाहर के बाहर जाता है गांव के तो वही साथ गया। क्या यहाँ कह तो अकेले न गया। क्या कह के गया? ना जैसे हम कबाड़ के काम करा तो हम कहा जाओ भैया, बड़े हो गए हो, कमाओ भाई, बियाह करे वाला हो गया है तो कमाइए, सहारा दिया हो। बाप बैठी न गवा है तो दुनिया न कमाई तो को कमाई। तो भैया हमारे बाहर गए, अब का जानी कहाँ रहा था, जब बात नहीं करा था। 20 दिन हो गए बात की, ना हाल चाल पूछी, ना मैं तबीयत कैसे। तो कहा भैया ठीक है, तो कहीं हम दीपावली ले आई बा। तो आज आपको कैसे पता चला कि पुलिस? पुलिस आई रहा सवेरे, तुमसे पूछी सी नहीं रहा कि दवाई आने चले गया रहा, तुम बैठी रहा। तो आवा तो कही तुम्हारा लड़का कहाँ है? तो हम कहा हमारा लड़का पूना में ही है ना। तो कहीं कि वहाँ मर्डर कर डाली नहीं। तो हम कहा अरे दादा हम जनता नहीं है, कहा करिए, कहाँ चली जाए। तब से रोई थे, चिल्लाई थे। कब किया था आपका बेटा? होली के 8 दिन बाद। क्या कह के गया? वो भंगार के काम करत रहा, कहत रहा पूना जाई, तब यहाँ नहीं काम धाम लाते, ईटा गारा करत रहा, टेंट में करत रहा। जब यहाँ काम धाम नहीं रहेगा तो हरीश नाम के लड़का दुकान के रहा, तो कहीं जाता हूँ 2 पैसा कमेबे तो भला घर के लोन तेल चली। और तब से मतलब वहाँ पूना में ही नहात रहा। अच्छा, जैसे होली के बाद गए तो कितनी बार आपसे बात हुई? तब से ज्यादा बात नहीं हुई। एक और शूटर गुरमेल हरियाणा के कैथल का रहने वाला था। गुरमेल पर आरोप था कि उसने 31 मई 2019 को कैथल में एक मर्डर किया है, जिसके बाद कैथल जेल में ही उसका लॉरेंस गैंग से संपर्क हुआ। जमानत पर बाहर आया तो लॉरेंस के गुर्गों ने उसे मुंबई बुलाया, जिसके बाद उसने मुंबई में बाबा सिद्दीकी का शूट आउट कर दिया। गुरमेल के बारे में क्या बताऊं, वहां नगर से दखल करा रखा, 11 साल हो गए। ना मारा कुछ लाख डा, नाम उसके कुछ लाख दे। माँ उसकी मर गई, बाप उसका मर गया, अब दादी क्या करेगी। काम क्या करता था गुरमेल? कुछ नहीं करे था। अच्छा, कुछ नहीं करे था। 2 साल लग गई थी जेल में, तो आया था जमानत पा कटा था कि सोना, चाहे वो कड़ी मारो चाहे ना कोई मारो, वो मरता मर रहा, हम उसका मर रहे। कितने दिन से घर से गायब था दादी? वो तो बाहर रहे करे था। अच्छा, हाँ। कभी कितने दिन में आते थे घर? पूरा तो उसने 2 साल 3 हुए थे आए ना। तो कितनी उम्र है इसकी दादी गुरमेल की? गुरमेल की उम्र होगी 21, 22, 23 साल की उम्र होगी। अच्छा, पहले भी जेल में था ये? पहला भी जेल में था। हाँ। 4 साल जेल में काट खाया। किस उसमें केस में अंदर गया था ये? यू केस में भाई ने भाई मारा था, उसके गला था। अच्छा, हाँ पूरी था। माना नहीं मेरा, यू किसने जमानत पा कटाया, किसने ना कटाया। बाबा सिद्दीकी को करीब 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी। तीनों शूटरों में केवल 2 ने ही बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई थी। तीसरे शख्स ने कोई फायर नहीं किया था। बांद्रा ईस्ट का ये वो इलाका है जहां पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का दफ्तर है। इसी दफ्तर में बाबा सिद्दीकी शनिवार शाम 6:30 बजे के करीब में यहां पर पहुंचे थे और यहां पर अपने समर्थकों से मिल रहे थे, जिशान के समर्थकों से मिल रहे थे। चुनाव नजदीक है, यही वजह है कि दोनों बाप बेटे बांद्रा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के उनके कार्यकर्ताओं से लगातार मीटिंग्स कर रहे थे और इसी दफ्तर में वो मीटिंग चल रही थी। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ये मीटिंग चली। उसके बाद सलाह मशविरा करके बाबा सिद्दीकी इस सड़क से निकले। अब ये सड़क आपको इस वक्त खाली दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये सड़क काफी व्यस्त रहती है आम दिनों में। बांद्रा ईस्ट का इलाका है और यहाँ दोनों तरफ ठेले रहते हैं, दोनों तरफ गाड़ियां लगी रहती हैं, तो ये इलाका काफी सकरा रहता है। दशहरे का दिन था, शनिवार को दशहरे का दिन था, यही वजह है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी यहां पर। और बाबा सिद्दीकी की गाड़ी में आपको दिखाऊं कि महिंद्रा XUV 700 गाड़ी जो है वो उस जगह पे लगी थी जहां इस वक्त पुलिस ने जिस जगह को बैरिकेड किया है, इस जगह पर बाबा सिद्दीकी की गाड़ी लगी हुई थी और यहां पर चलते हुए बाबा सिद्दीकी वहां से यहां पर पहुंचे। लेकिन शूटर्स यहां पर पहले से इंतजार कर रहे थे और बाबा सिद्दीकी जैसे ही गाड़ी में बैठने वाले थे, उन्होंने दरवाजा खोला, बैठने की कोशिश कर रहे थे, तभी शूटर्स ने उन पर फायरिंग की। 6 से 7 राउंड, जो पुलिस की प्रारंभिक जानकारी उसमें 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी, एक पेट में लगी। शूटरों ने बाबा सिद्दीकी पर हमला उस वक्त किया जब बांद्रा के खेरनगर में दशहरे का सेलिब्रेशन चल रहा था। चारों तरफ पटाखों का शोर था।
बाबा सिद्दीकी की बुलेट प्रूफ कार दफ्तर से करीब 50 मीटर दूर खड़ी थी। बाबा सिद्दीकी ने जैसे ही कार का गेट खोला और गाड़ी में बैठने लगे, शूटरों ने हमला कर दिया। .9 mm के पिस्टल से करीब 6 राउंड गोलियां दागी, जिनमें 2 गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी और आर पार हो गई। 1 गोली उनके पेट में लगी। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में भगदड़ मच गई। बाबा सिद्दीकी के जमीन पर गिरते ही शूटर भी भीड़ के बीच से भागने लगे। लोगों ने दौड़ाकर 2 शूटरों को दबोच लिया, लेकिन तीसरा शूटर फरार हो गया। यह लॉरेंस बिश्नोई का ही खौफ है कि सलमान खान कड़ी सिक्योरिटी में आज बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से 1998 में जोधपुर में काले हिरण के मारे जाने का बदला लेना चाहता है और इसके लिए उसने सलमान खान को खुलेआम धमकी दी हुई है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल उसी तरह से ऑपरेट कर रहा है जिस तरह से किसी जमाने में दाऊद इब्राहिम करता था। एनआईए अपनी रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की तुलना खुद दाऊद इब्राहिम से कर चुकी है। दाऊद इब्राहिम 1980 के दशक में चोरी, लूटपाट जैसे क्राइम करता था। इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम की दुनिया में शुरुआत छोटे क्राइम से ही हुई। धीरे धीरे दाऊद ने ऑर्गेनाइज क्राइम करना शुरू किया, अपना गैंग बनाया, डी कंपनी। लॉरेंस ने भी धीरे धीरे अपराधियों को ऑर्गेनाइज किया, अपना गैंग बनाया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। 1990 के दशक तक दाऊद की गैंग में 500 से ज्यादा मेंबर्स बन गए थे। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा सदस्य बताए जाते हैं। दाऊद इब्राहिम ड्रग्स कारोबार से लेकर टारगेट किलिंग, वसूली और टेरर सिंडिकेट चलाता था। लॉरेंस बिश्नोई भी फिरौती से ही पैसे वसूलने का सिंडिकेट चलाता है। बाद में दाऊद इब्राहिम दुबई शिफ्ट हो गया था और वहीं से अपना सिंडिकेट चलाता था। इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, लेकिन उसका गैंग का एक बड़ा हिस्सा कनाडा और अमेरिका से ऑपरेट होता है। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन की मदद से गैंग को बढ़ाया। उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़, काला जठेड़ी और काला राणा के साथ मिलकर गैंग का नेटवर्क 13 राज्यों तक पहुंचा दिया। इसीलिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही मुंबई की क्राइम ब्रांच को अपना इन्वेस्टिगेशन एक साथ कई राज्यों में करना पड़ रहा है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरफ भी इशारा जा रहा है। इंटरनेशनल रैकेट का मतलब है कि कनाडा और अमेरिका से चलने वाला गोल्डी बराड़ का गैंग, जो लॉरेंस के कहने पर ही काम करता है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के 3 महत्वपूर्ण सदस्य हैं। पहला है गोल्डी बराड़, जो पहले कनाडा में था, अब अमेरिका में है। दूसरा है रोहित गोदारा और तीसरा है अनमोल बिश्नोई। ये दोनों भी अमेरिका में ही रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ मिलकर काम करते हैं। गोल्डी बराड़ कनाडा में लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करता है। बिश्नोई गैंग सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के जरिए ऑपरेट हो रहा है। बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें 300 पंजाब से जुड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ है। भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क फैल चुका है। पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक ये गैंग फैला हुआ है। अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क बताया जाता है। यह भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के इस गैंग के निशाने पर ज्यादातर पंजाब के युवा रहते हैं। वो उन्हें अपने गैंग में शामिल होने के लिए तरह तरह के लालच देता है। सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीकों से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। नौजवानों को कनाडा या उनके पसंद की मनचाहे देश में शिफ्ट कराने का लालच देकर गैंग में भर्ती करवाया जाता है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा बिश्नोई गैंग के शूटर का इस्तेमाल पंजाब में टारगेट किलिंग और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाने में करता है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय है, लेकिन पूरे देश ने उसका नाम तब सुना जब उसने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई।
अगस्त 2021 में पंजाब में एक युवा नेता विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या हो गई थी। विक्की के भाई ने आरोप लगाया कि साजिश में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और उनका मैनेजर शगुनदीप भी शामिल था। इसी का बदला लेने के लिए मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की उन्हीं के घर के बाहर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हवाला के जरिए 50 लाख रुपए कनाडा में गोल्डी बराड़ को भिजवाए गए थे। इसके बाद शूटर से लेकर हथियारों तक का पूरा इंतजाम कनाडा में बैठे बैठे गोल्डी बराड़ ने ही करवाया। उसी के बाद पूरे देश को लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पता चला था, जिसके बाद लॉरेंस से एनआईए ने भी पूछताछ की थी और इस पूछताछ में लॉरेंस ने अपने आपराधिक कारोबार पर बड़े बड़े खुलासे किए थे। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने कबूला था कि उसने भरतपुर, फरीदकोट और बाकी जेलों में रहते हुए खूब उगाही की है। बताया जाता है कि राजस्थान के कारोबारियों, चंडीगढ़ के क्लब मालिकों, अंबाला में मॉल के मालिकों, शराब के कारोबारियों और दिल्ली पंजाब के सटोरियों से करोड़ों रुपए की उगाही की थी। जेल में इन सभी के फोन नंबर लॉरेंस को गोल्डी बराड़ और काला जठेड़ी ने मुहैया कराए थे। और अब यही लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में जाकर अपना खौफ बढ़ा रहा है। शायद उसे अब यह दिख रहा है कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जो जगह खाली है वो उसे भर सकता है। दिल्ली में यूपी बीजेपी की बैठक चल रही है। इस बैठक पर यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं की निगाहें भी टिकी हुई हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी इसे क्लोजली वॉच कर रही है, क्योंकि इसी बैठक में तय होगा कि उपचुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, मुद्दे क्या होंगे, ये बैठक कितनी जरूरी है। ऐसा समझिए कि जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ इसमें योगी समेत यूपी बीजेपी की पूरी लीडरशिप मौजूद है। यूपी बीजेपी की बैठक का एजेंडा क्या है, क्या इसका बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से भी कोई कनेक्शन है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में जानिए। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, क्या प्लान लेकर आए? महंत जी की तैयारी आगे की है, लेकिन कितने आगे की है? बीजेपी अध्यक्ष के घर मीटिंग, योगी का नेतृत्व सबको मंजूर। यूपी बीजेपी की पूरी लीडरशिप दिल्ली मीटिंग में मौजूद है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल शामिल हुए। जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री के साथ यूपी के नेताओं की बैठक का एजेंडा यूपी में 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव है। चुनाव आयोग ने अभी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों को टॉप से लेकर बॉटम तक परख रही है। हरियाणा में जीत के बाद जो मोमेंटम बना है, उसका पहला टेस्ट यूपी के बाई इलेक्शन में होने वाला है। दिल्ली की बैठक में सरकार और संगठन के बीच चुनाव के दौरान बेहतर तालमेल कैसे हो, टिकट बंटवारे में लोकसभा चुनाव जैसी गलतियां ना हो, चुनाव अभियान बेहतर तरीके से चले, जातीय समीकरण को समझकर पार्टी चुनाव में आगे बढ़े, नेताओं के बड़बोले बयान पर रोक लगे, इन सभी पर आखिरी फैसला दिल्ली में ही होगा। 20 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, इसलिए दिल्ली में यूपी बीजेपी का यह फाइनल प्रेजेंटेशन है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी खुद 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि मीरापुर की सीट आरएलडी को दी जा सकती है। निषाद पार्टी की भी डिमांड 2 सीटों की है, लेकिन बीजेपी उनके प्रत्याशी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है। बीजेपी ने हर सीट पर तैयारी की है। पहले हर सीट पर करीब आधे दर्जन दावेदार थे, बाद में दावेदारों के नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया। अब बीजेपी ने हर सीट पर 3 दावेदारों के नाम फाइनल किए हैं, यानी 9 सीटों पर बीजेपी की तरफ से 27 नाम लखनऊ से दिल्ली पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और बीजेपी की बैठक में ये रणनीति तय की जा रही है कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा, इसके साथ किन मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरीके से समीकरण को साधते हुए ज्यादा से ज्यादा सीट जीतनी है। अगर बात करें तो इन 10 सीटों में से सहयोगी दल आरएलडी के पास 1 सीट थी, जिसमें कि मीरापुर से चंदन चौहान विधायक थे। इसके अलावा निषाद पार्टी के पास कटेहरी और मझवा सीट थी, जिसमें से उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि कटेहरी में उसे हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी आज ये भी तय करेगी कि सहयोगियों को कितनी सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए देनी है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से लोक
लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व एक साथ केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात कर रहा है और ये रणनीति तैयार कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में मात मिली है अब उसको उपचुनाव में कैसे जीत में तब्दील किया जाए, इसको लेकर के अब मंथन चल रहा है। देखना है कौन उम्मीदवार बनता है और किन समीकरण के साथ अब बीजेपी उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। दिल्ली की मुहर लगते ही यूपी बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस यूपी में काफी कमजोर रहा था, इसलिए उपचुनाव में पहले योगी सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश महामंत्री संगठन ने सभी 10 सीटों पर चुनाव प्रचार एक फेज पूरा कर लिया है। योगी आदित्यनाथ के पास मिल्कीपुर और कटहरी की जिम्मेदारी है, लेकिन योगी सभी 10 सीटों को कवर कर चुके हैं। इन सीटों पर सीएम योगी ने करीब 5,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। वहीं रोजगार मेले के जरिए 30,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी दिया गया है। 10 सीटों पर दंगल जीतने के लिए योगी की प्रायोरिटी में हिंदू एकता, रोजगार, महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर टॉप पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बेरोजगारी, आरक्षण, संविधान और लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया था। योगी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को उसी की पीठ पर जाकर हराना चाहते हैं। दरअसल विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हुआ। इस बीच पार्टी हरियाणा में चुनाव जीती, लेकिन फाइट काफी क्लोज रही। ऐसे में योगी सरकार और बीजेपी संगठन पर जीत का दबाव है, इसलिए पार्टी चाहती है कि यूपी में माहौल बदलने के लिए कम से कम 8 सीटों पर कमल जरूर खिले। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने तो उपचुनाव हैं, लेकिन बीजेपी की तैयारियां देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो 2027 के विधानसभा चुनाव आ गए। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसलिए 10 सीट्स पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए काफी मायने रखते हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। उपचुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, उसके नाम की मोहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाएंगे। साथ में ये भी तय करेंगे कि सहयोगी दलों को कितनी सीट दी जाए। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे है। अखिलेश यादव अब तक 6 सीट्स पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुके हैं। उपचुनाव वाली सीटों के कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो बीजेपी के लिए मिल्कीपुर, कटेरी, फूलपुर, मझुआ, गाजीपुर और खैर में जीतने के चांस अधिक हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट करहल, मुस्लिम बहुल सीट कुंदरकी और सीसामऊ में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक थे। उन्होंने ये सीट 67,505 वोटों के बड़े अंतर से जीती थी। इस सीट पर 1.25 लाख से ज्यादा यादव वोटर हैं। इसके अलावा करहल पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी यहाँ बेहद मजबूत है और कुंदरकी में 60% मुस्लिम वोटर हैं जो हार जीत तय करते हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ 2 सितंबर को जनसभा कर चुके हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी 43,162 वोटों के मार्जिन से जीती थी। यह अंतर कम करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। उधर सीसामऊ सीट से 3 बार के विधायक रहे इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं। सीसामऊ सीट पर 45% मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन पिछले चुनाव में इरफान सोलंकी की जीत का अंतर 12,266 ही रहा है। ऐसे में बीजेपी हर हाल में ये सीट समाजवादी से छीनना चाहती है। बीजेपी के टारगेट पर तो वो सभी सीटें हैं जहां उपचुनाव होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस मिल्कीपुर सीट पर है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सीट बीजेपी हारी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से खूब नैरेटिव चलाया गया। अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने दलित सियासत का पोस्टर बॉय बना दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाए जा रहे परसेप्शन को खत्म करने के लिए बीजेपी को यहां जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। मिल्कीपुर का प्रभार सीएम योगी के ऊपर है। योगी अब तक 4 बार यहां का दौरा कर चुके हैं। 2022 में अवधेश प्रसाद ने यह सीट 13,338 वोटों के मार्जिन से जीती थी, लेकिन पिछले 4 महीने में हालात बदल गए हैं। सियासी समीकरण तब्दील हो गए हैं। मिल्कीपुर में भदरसा गैंगरेप कांड और परिवारवाद को लेकर बीजेपी अटैकिंग मोड में है, तो समाजवादी पार्टी डिफेंसिव मोड में है।
बीजेपी अगर ये सीट जीतती है तो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। जिस दिन हमारा बेटा अजीत प्रसाद 50,000 वोट से जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी जमानत अगर बचा लेगी तो समझ लीजिए करिश्मा हो जाएगा। जमानत ये मीटिंग उटिंग क्या कर रहे हैं। बाई इलेक्शन की तैयारियों के मामले में समाजवादी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले बढ़त हासिल है। पार्टी ने करहल, फूलपुर, कटहरी, मंझवा, मिल्कीपुर और सीसामऊ पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने करहल से तेज प्रताप यादव, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, मझवा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद, कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी शुभावती वर्मा और सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उतारा है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। उपचुनाव को लेके हमारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे है। हम अपने प्रभारी घोषित कर चुके हैं, प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी है, जनता के मुद्दे उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी दिल्ली लखनऊ का झगड़ा सुलझा रही है, जो उनकी आपसी खींचतान है उसको सुलझा रही है। जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है। अब मीटिंग चाहे दिल्ली में कीजिए या लखनऊ में कीजिए, उससे जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ होने जा रही है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को छोड़ दे तो बाकी पांचों प्रत्याशियों का पहले से ही सियासी कनेक्शन है, सभी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। बीजेपी उपचुनाव में इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव से अखिलेश यादव पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी अखिलेश के पीडीए का मतलब परिवार बताने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि यह तय है कि उपचुनाव की लड़ाई भी लोकसभा इलेक्शन की तरह ही होगी। अखिलेश यादव ने अभी तक जो 6 टिकट बांटे हैं उनमें पीडीए फॉर्मेशन नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने 3 ओबीसी, 1 दलित और 1 मुस्लिम को टिकट दिया है। सिर्फ समाजवादी पार्टी या बीजेपी ही उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं। मायावती ने मीरापुर से शाह नजर, मिल्कीपुर से राम गोपाल, मझवा से दीपू तिवारी, कटहरी से अमित वर्मा और फूलपुर से शिवबरन पासी को टिकट दिया है। 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव बेहद खास है। लंबे समय बाद बीएसपी बाई इलेक्शन लड़ रही है तो आजाद समाज पार्टी भी दलित वोट हासिल करने में जुटी है। उपचुनाव में दलित वोटर सबसे इम्पैक्टफुल फैक्टर होंगे। लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया था, लेकिन बीजेपी, मायावती और दलित सियासत के नए सुरमा चंद्रशेखर इस वोट बैंक को वापस अपनी तरफ लाना चाहते हैं। मुझे बड़े कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा, बहुत पीड़ा के साथ, कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में दलितों की जो जान है वो दाल से भी ज़्यादा सस्ती हो गई। वो पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं, वो पुलिस की लाठियों से मारे जाते हैं, वो मूछें रखने पे मारे जाते हैं, वो घोड़ी पे बैठने मारे जाते हैं। मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। आप वो कटेंगे बटेंगे नारा देने वाले कि बटेंगे तो कटेंगे, आज क्यों उनको लखनऊ में इस परिवार का दर्द नहीं महसूस हो रहा? क्यों नहीं आए वो यहाँ? योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हो और चर्चा सिर्फ यूपी की सियासत की हो, यह संभव नहीं। बीजेपी को अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बढ़ा हुआ कार्यकाल जून में खत्म हो चुका है और वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में दिसंबर के पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। योगी जब अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले तो मंथन नए अध्यक्ष के नाम पर भी हुआ। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हो या गोरखपुर में, हर जगह वो आम लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले गोरखपुर में थे, जहां जनता दरबार में वो 300 फरियादियों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और वहीं पर उसके समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जनता दरबार में योगी ने अधिकारियों को 2 टूक हिदायत दी कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाए। लोगों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का फायदा मिले। क्या मामला? एक ही मामला है सब, क्या अलग अलग? अरे बैठ जाइए, अपने पास बताओ ना क्या मामला है। हाँ, मामला क्या है? जिसको देखेंगे जो खुशी न करता, अब उनका रास्ता कौन कौन कर दिया, जो रास्ता खुल जाए एकदम रास्ता खुल जाता है।
बच्चे कितने हैं, तो बच्चे क्या कौन कहाँ क्या करते हैं।